दर्शकों नमस्कार, मैं संघर्ष जसपुर में सुरेंद्र चौहान आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग रायपुर में मौजूद हैं और भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। भारत मुक्ति मोर्चा के कोई काफ़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे बीच में मौजूद हैं, जिसमें विपिन कुमार वास्तविक जी हैं, फलेंद्र शाह जी हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा इनको दिखाएंगे। और उधर आपका शुभ नाम सर? शिवनंदन शाह जी हैं, ये फरसाबहार क्षेत्र से हैं। इधर सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर मरावी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, अच्छा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का प्रदेश अध्यक्ष, क्रिश्चियन मोर्चा नहीं क्या किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बघेल जी हैं। तो ये महान शख्सियत अभी मौजूद है हमारे बीच में। इन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे। सर सर्वप्रथम हम विपिन कुमार वास्तविक जी से हम बात करेंगे। सर जी, वर्तमान की छत्तीसगढ़ की राजनीति को अगर हम देखें तो हाल ही में मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है। आपको पता होगा 3 मंत्री जो है शामिल किए गए हैं मंत्रिमंडल में। आपको क्या लगता है वो 3 मंत्रिमंडल में 3 सदस्यों को और शामिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी वर्तमान सरकार को? दरअसल लोकतंत्र को ब्राह्मण तंत्र में स्थापित रूपांतरित कर दिए हैं। अब वो हमें गुमराह करने के लिए बीजेपी कांग्रेस बीजेपी मदारी के तरीके हमको गधा बनाने का काम करते हैं। बाकी तो वो सब आरएसएस के लोग ही हैं, जो ब्राह्मणों का संगठन है उसके नियंत्रण में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के लोग। आप तो हमेशा ब्राह्मणों को रेल देते हैं और आपके कार्यक्रम में देखा जाए तो ब्राह्मणों की इतनी नफरत क्यों ब्राह्मण? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अगर ब्राह्मण को ब्राह्मण न बोला जाए तो क्या बोला जाए? जिसे मैं लेकिन जो भी देश में घटना हुई उसकी जिम्मेदार केवल ब्राह्मण को ठहरा देना कहाँ तक उचित है विपिन वास्तविक जी? अगर हम देखें तो जो मीडिया है या कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तो उस पर किसका नियंत्रण है? अब अगर ब्राह्मणों का नियंत्रण है तो हम ब्राह्मणों को न बोलें तो किसी यादव कुशवाहा पटेल को तो बोल नहीं सकते। जिनका नियंत्रण है उन्हीं को बोला जाएगा। नियंत्रण है, इसका क्या तात्पर्य है? किस आप नेशनल लेवल का जो 5 पार्टी है वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया है। तो अब आप बोलोगे आप केवल ब्राह्मणों, उसमें ब्राह्मण के अलावा और कोई सदस्य नहीं है? सदस्य है, लेकिन उसके निर्माता हैं, जो मेन चलाने वाले हैं वो लोग हैं। देखिए हमारे आदमी का उसमें चलता नहीं है। बात ऐसी है कि जब स्वतंत्रता हुआ, जब आज़ादी मिली, तो उस समय काफ़ी लोग तो पढ़े लिखे थे, लेकिन ब्राह्मण वर्ग जो है पहले से ही शिक्षित वर्ग रहा है। उनको पढ़ने लिखने का अधिकार था, वे पढ़े और वे शिक्षित थे। तो इसलिए वो शिक्षित होने के कारण अपने अधिकार में लिए और अधिकार में ले करके अपने लोगों के लिए कुछ संगठन बनाए, चाहे पार्टी हो चाहे स्तंभ हो, और उसमें अभी अन्य लोगों की भी भागीदारी है। केवल उसके लिए ब्राह्मण को जिम्मेदारी ठहराना कहाँ तक सही है? वो षड्यंत्रकारी लोग हैं। अगर वैसा रहता समानता की बात तो सरदार पटेल को 14 वोट पड़े थे, फिर भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। यहीं से षड्यंत्र हो गया पिछड़े वर्ग के साथ। ये धोखेबाजी हुआ ना, ये लोकतंत्र है। आज़ादी हमको नहीं मिला है, ब्राह्मणों को आज़ादी मिला है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। हमारे महापुरुषों का आंदोलन अलग था और ब्राह्मणों का आज़ादी का आंदोलन अलग था। उन्होंने हमसे छुपाया। आज भी हम आज़ाद नहीं हैं। हमारे आज़ादी का आंदोलन ज्योतिबा राव फुले चला रहे थे, साहू जी महाराज चला रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर चला रहे थे। इनका अलग आंदोलन था। बाबा साहब देखिए, अलग आंदोलन था जब अंग्रेजों से भारत को आज़ादी मिली। उस समय भारत में, आज़ाद भारत में बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान लिखने के अधिकार मिले। दोनों की लड़ाई एक थी, तब तो उनको लिखने का अधिकार मिला, मतलब मिले, उनको भी मिला। जब बाबा साहब का अगर अलग लड़ाई होता तो क्या वो संविधान लिखते? बिल्कुल उससे दरकिनार हो जाते। बाबा साहब को कांग्रेस के लोग निमंत्रण देने आए थे, साहू जी महाराज को भी आए थे, ज्योतिराव फुले को भी आए थे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये ब्राह्मणों के आज़ादी का आंदोलन है। तुम ब्राह्मण जब आज़ाद हो जाओगे, कांग्रेस में शामिल होना या ना होना आज़ादी से कोई मतलब नहीं। हमारे महापुरुषों को मालूम था ये हमारे आज़ादी का आंदोलन नहीं है, उन्होंने षड्यंत्र किया नहीं था। तो कांग्रेस में शामिल हो जाना आज़ादी के आंदोलन का क्या प्राय है इसमें? कांग्रेस में शामिल होने के लिए ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर को जब निमंत्रण आया तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि ये तो भट्ट सभा है।
उन्होंने आजादी के आंदोलन को नहीं ठुकराया, उन्होंने कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकराया। नहीं, ये चीजें उनको मालूम था कि ये ब्राह्मणों के आज़ादी का आंदोलन है, हम मूल निवासियों का आज़ादी का आंदोलन नहीं है, इसलिए उन्होंने उसमें शामिल होना पसंद नहीं किया। तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि आज़ादी के आंदोलनों को ब्राह्मणों ने कांग्रेस के माध्यम से लड़ा, ऐसा आप कहना जी? चाहते हैं? कांग्रेस का जब गठन हुआ तो 10 ब्राह्मण लोग ही तो उसको गठन किए थे। वो तो ब्राह्मण महासभा हमारे ज्योतिराव फूले ने कहा। उसमें अगर कोई SC ST OBC के 10 में से होते, अभी तो सदस्य है ना, अभी तो सदस्य है ना, अभी तो है। वो तो कांग्रेस से अब हमारे जसपुर क्षेत्र देखिए, अभिनय भगत, UD मीन्स ये सभी आदिवासी हैं, पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम नहीं करते। जो आप मंत्री विधायक देख रहे हैं ना, वो देखिए वो राजनीतिक, कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, सामाजिक पार्टी अलग होती है। तो राजनीतिक पार्टी जो है राजनीतिक हिसाब से कार्य करेगी, भवन दे देना, विधायक में नेता बन करके जिस तरीके से कार्य करना, इस तरीके से वो कार्य करे। सामाजिक कार्यकर्ता रहता, सामाजिक पार्टी रहता तो बिल्कुल ही वो सामाजिक हिसाब से काम करता। जी। लेकिन हमारा कहना यह है कि इतने बड़े देश में इतना लोग हैं तो ब्राह्मणों का 5-5 नेशनल लेवल की पार्टी है, तो आप भी बनाइए ना, आपको किसने रोका है? आप भी बनाइए। हम तो लगातार बनाने का प्रयास बामसेप के द्वारा किया गया है, लेकिन जो ब्राह्मण लोग हैं वो षड्यंत्र करके हमारे पार्टियों को समाप्त करने का लगातार काम करते हैं। जैसे उन्होंने EVM लाया, EVM से अपने लोगों को जिताया, अपने लोगों के पार्टी को नेशनल बनाया, और हमारा जो क्षेत्रीय पार्टी था उसको संभाग और जिले तक में पहुंचाने का काम। चलिए, वोट चोरी का मामला अभी तक आ गया। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है मरावी साहब से बात करते हैं। भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रम में सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष को शामिल होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जी, ये बामसेप का कार्यक्रम है, आज 20वां राज्य अधिवेशन था जिसमें हम लोग शामिल हुए। चूँकि बामसेप ये इनके 90 ऐसे विंग हैं जिसमें से मैं भी आता हूँ, आदिवासी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, और अपने इस अधिवेशन में हमें। आप सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष भी है जसपुर के? जिला अध्यक्ष नहीं, ब्लॉक अध्यक्ष। तो उस संगठन और ये संगठन में क्या आप भिन्नता पाते हैं? वो संगठन एक छोटी संगठन कही जा सकती है, और ये बहुत बड़ी संगठन पूरे देश के नेशनल लेवल के संगठन है। आज आदिवासियों या मूल निवासियों पर बहुत बड़ा संकट है और समस्या है। उन समस्याओं को हम नेशनल स्तर की समस्या मानते हैं और है भी, और नेशनल स्तर के समस्याओं को नेशनल स्तर से ही निपटाया जा सकता है। आपके जो सर्व आदिवासी समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या नाम है उनका? जी, अरविंद नेताम करके जाना जाता है। तो उनको तो RSS के में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण किया गया था। जी। और बामसेप और RSS का द्वंद रहा है हमेशा से। और पहले एक इंसान आप देख रहे हैं जो दोनों संगठन में है, जो दोनों एक दूसरे से विरोध नफरत करते हैं। अब दोनों के मतलब संगठनों में आप शामिल हैं, इसका रीजन क्या है? जी, इसका रीजन है जैसे विचारों का हाँ, एक होना। जैसे मेरी अपनी विचार है जो आदिवासियों को लेके चलना, चूँकि वो आदिवासी के राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं सर्व आदिवासी समाज के, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे आदिवासी समूह के साथ ऐसा बोल करके विश्वासघात कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए आपको कहना है कि भारत मुक्ति मोर्चा है एक विश्वसनीय संगठन जिसके माध्यम से हम जीत सकते हैं, विजय हो सकते हैं, मतलब विश्वसनीय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ फलेंद्र शाह जी भी हैं, काफ़ी एक्टिव कार्यकर्ता माने जाते हैं बामसेप में, और इनसे भी हम बात करेंगे। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश महासचिव हैं, आपका भी अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। हाँ जी, हाँ, मैं फलेंद्र शाह, राष्ट्रीय किसान मोर्चा संगठन महासचिव छत्तीसगढ़। हाँ जी, हाँ। कितने दिनों से आप इस संगठन में कार्य कर रहे हैं सर? मैं 5 साल से इस संगठन में काम कर रहा हूँ। जब से बामसेप के बारे में सुना, और मैंने ये भी सुना कि बामसेप के कई सहायक संगठन हैं, जिस तरह से RSS के कई सहायक संगठन हैं, जैसे हिंदू महासभा, बजरंग दल, और वो तो धार्मिक संगठन है। जैसे बजरंग दल एक धार्मिक, जैसे धर्मांतरण के खिलाफ, या फिर
जो उनके संप्रदाय को हानि पहुंचाता है, उन लोगों को सुरक्षा, मतलब अपने लोगों को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया एक संगठन है, उस धार्मिक और राजनीतिक संगठन में तो नहीं आ सकता। धार्मिक संगठन और राजनीतिक संगठन में एक रिलेशन है, कह के जब एजुकेशन में पढ़ाया जाता है उसमें कई सब्जेक्ट होते हैं, जैसे विज्ञान हुआ, राजनीतिक हुआ, इतिहास हुआ। इस तरह समाज के अंदर भी संगठन है, राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, और उसका समाज से संबंधन है। समाज से निकल कर लोग राजनीति में जाते हैं, सरकार के संगठन में जाते हैं, शासन प्रशासन जुडिशरी मीडिया में जाते हैं। इसलिए समाज का धर्म से भी संबंध है और समाज का राजनीति से भी संबंध है। अगर संबंध नहीं रहता तो ये मानव समाज में इसका प्रचार प्रसार नहीं होता। आप कैसे बोल देते हैं कि इसका संबंध नहीं है? संबंध इसलिए नहीं बिल्कुल सर, देखिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग जो समाज को एक कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से सामाजिक संगठन है आप लोगों का। मतलब जहाँ तक मैं मानता हूँ, जो आपकी भारत मुक्ति मोर्चा की जो संगठन है वो एक तरीके से सामाजिक संगठन है। और आपने जो आरएसएस की जो आउटसोर्स विंग कहा बजरंग दल को, संभवतः उसकी आउटसोर्स विंग है या नहीं है, इसको खास जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं ऐसे समझता हूँ कि बजरंग दल जो है एक धार्मिक संगठन है जो अपने लोगों के बीच में अच्छे कार्य कर रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक करने, उनकी सुरक्षा देने के लिए। तो सामाजिक संगठन में उनको नहीं गिनना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ जी हाँ, सामाजिक संगठन में आपके नज़रिया हो सकता है ऐसा, लेकिन मेरा नज़रिया ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूँ, व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ, और मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होकर बामसेब का जो आपसूट संगठन है किसान मोर्चा में आया, क्योंकि मेरा पुश्तैनी धंधा कृषक है, और किसान संगठन ऐसा नाम सुनकर मैंने बामसेब में ज्वाइन किया। और बामसेब का जो आपसूट संगठन है किसान मोर्चा, और इससे पहले कौन से संगठन में? इससे पहले मैं कोई संगठन में नहीं था। मैं भी एक ब्राह्मणवादी ही था, गीता रामायण महाभारत मनुस्मृति को पढ़ा करता था। यदि आप बोलेंगे, देखिए अब बिल्कुल, देखिए सर, आप सामाजिक तौर पे घूम करके धार्मिक तरफ से चले जाते हैं, ये तो गलत बात है। अब हम सामाजिक स्तर पर बात करें तो अच्छा रहेगा। हाँ जी हाँ, सामाजिक पर बात करना चाहते हैं तो जी हाँ, आपका क्या प्रश्न है? आप क्या जानना? प्रश्न ये है कि सामाजिक स्तर पर देखिए, अभी किसानों के लिए खाद नहीं मुहैया हो रहे हैं, प्रशासन, मतलब कई ऐसे किसान हैं जो अभी दुखी हैं, उनको खाद नहीं मुहैया हो रहे हैं, जैसे आप किसान मोर्चा से संबंधित हैं, तो उनके लिए आप लोगों के क्या कदम उठ रहे, अभी आप लोगों ने क्या कदम उठाए? जी हाँ, आपने कहा कि किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों के पास ही समस्या नहीं है, वरन जो कर्मचारी हैं उनके पास भी समस्या है, जो उद्योगपति हैं उनके पास भी समस्या है। भारत में जितने लोग हैं सारे लोगों के साथ समस्या है, इसलिए हम मिलकर के बामसेब के माध्यम से समस्या का हल करना चाहते हैं। अभी जो बामसेब कर्मचारियों का संगठन है, लेकिन कर्मचारी लोग जो आदर्श आचार संहिता 1959 के तहत वो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसलिए जो कर्मचारी हैं समाज से निकल कर वो शासन प्रशासन में जाते हैं। इसलिए समाज का ऋण चुकाने के लिए वो हमारे जो फाइनेंशियल हमका सपोर्ट करते हैं। हमारा ऐसा मानना है, यदि हम दिन भर काम करते रहेंगे तो अपने जीविका के लिए तो चाहिए, इसलिए हम अपनी जीविका के लिए जो एम्प्लॉइज़ हैं उनसे खर्चा लेते हैं और कार्यक्रम के लिए भी खर्चा लेते हैं। और जो आपसूट सहायक संगठन है, सभी लोगों को कवर करने के लिए आपसूट सहायक संगठन बनाया जाता है। किसान लोगों को कवर करने के लिए, कर्मचारियों को कवर करने के लिए, बेरोजगार को कवर करने के लिए, और जितने लोग हैं, कहे कि सारे लोग मिलकर आ जाएं कि सारे लोगों के पास समस्या है, और वो समस्या कौन उत्पन्न कर रहा है? जो गैर बराबरी का सपोर्ट करने वाले लोग समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। कौन है वो? कौन है वो? गैर बराबरी की आपको मैं प्रूफ देता हूँ, है ना। ये जो आज आप जी, ये जो है परिचय दोबारा मैं इनका बता दे रहा हूँ, ये राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, और काफ़ी बड़े कार्यकर्ता हैं। बताइए। आज के डेट में आप सुन रहे होंगे कि वोट चोरी का जो मामला है, ये अभी आप ही ने जो सवाल कर रहे थे, है ना, तो वो जो सवाल है, जो क्या बोलते हैं, अपना कांग्रेस की जो पार्टी है, वो 10 साल ईवीएम से, जो सोनिया गांधी थी उस टाइम ईवीएम को लाया गया, और 10 साल उन्होंने बारी बारी से ईवीएम के जरिए से राज किया।
आप बीजेपी के ऊपर वोट ईवीएम का चोरी का मामला लगा रहे थे, अब कांग्रेस के ऊपर लगा दिया। कांग्रेस के ऊपर लगा रहा हूँ मैं जो इससे पहले बीजेपी के ऊपर लगाते थे। नहीं वो मेरा बात पहले क्लियर करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल सोनिया गांधी के समय में ईवीएम को लाया गया और 10 साल लगातार उन्होंने ईवीएम से राज किया। फिर उसके बाद जो बीजेपी का नेता था सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया कि कांग्रेस ने ईवीएम से धोखाधड़ी करके 10 साल राज किया है। ठीक है, तो उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो ईवीएम जो मशीन है इसमें निष्पक्ष चुनाव हो नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ये जजमेंट दिया कि इसमें वास्तव में ये जो मशीन है इसमें गड़बड़ी हो सकती है, इसमें गड़बड़ी हो सकती है और इसमें गड़बड़ी हुई है ना। ऐसा जो निर्णय आया तो सुब्रमण्यम स्वामी को इन्होंने जाना, और वो जो बीजेपी है वो भी ब्राह्मणों का पार्टी है और कांग्रेस है वो भी ब्राह्मणों का पार्टी है ना। उनको कुल मिला के ब्राह्मणों को लाना ही है बीच। नहीं सुनिए तो सही, जो इतिहास है वो सच्चाई है उसको बोलना पड़ेगा, है ना। तो दोनों ब्राह्मणों का पार्टी है, तो दोनों ईवीएम से ईवीएम का अगर खुल जाता तो एक तो कांग्रेस का ब्राह्मणों का चरित्र हनन होता। वो लोग हमारे जो मूल निवासी समाज है वोट उन्हीं को आज देते हैं। अगर उनका चरित्र समाज में आ जाता तो उनको वोट नहीं मिलता और वो ऐसे ही शासन सत्ता से बाहर हो जाते। तो इसलिए दोनों पार्टी के जो लोग थे उन्होंने समझौता किया कि 10 साल आपने किया है तो 10 साल मैं भी राज करूँगा। ठीक है, और इस बात में उन लोगों का समझौता हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट था उसको वामन मेश्राम साहब जी के द्वारा वहाँ से आरटीआई के माध्यम से या जो भी उनका माध्यम होगा वहाँ से उनको निकाला गया। मतलब वो जो जजमेंट है उसको मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने उस जजमेंट को निकाला जी। और फिर वहाँ से कंटिन्यू कश्मीर से कन्याकुमारी का 2 बार उन्हें परिवर्तन यात्रा निकाला ईवीएम भांडाफोड़ का। और तमाम जितने भी हमारे जो संगठन है, क्षेत्रीय संगठन बहुजनों का, उसको लेटर लिखा और सोशल मीडिया के माध्यम से फिजिकल जाके इन्होंने इतना लंबा आंदोलन चलाया। आज वो आंदोलन नेशनल आंदोलन बन चुका है ईवीएम। तो उस श्रेय को पाने के लिए ये जो वामन मेश्राम साहब है आज तक अब कितना 48 साल की जो उन्होंने संघर्ष किया। हमारे जो ओबीसी का जातीय आधारित जनगणना है और किसानों का एमएसपी का जो गारंटी कानून है, ऐसे जो मुद्दा को उछाल करके ये जो ईवीएम का भी उस मुद्दा में शामिल है और इन्होंने राष्ट्रीय स्तर का उसको मुद्दा बनाया। और राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाया तो कहीं ये जो ईवीएम का जो मुद्दा है वो मेश्राम साहब उसका नेतृत्व अगर कर रहे हैं तो उसका श्रेय अगर उसके तरफ चला जाए तो ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों बहुजन समाज से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए श्रेय पाने के लिए केवल उसको वोट चोरी का प्रोपेगेंडा करके वो ईवीएम का श्रेय वो लोग लेना चाहते हैं, यही सत्य है। राहुल गांधी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं सर, क्योंकि उन्हीं का पार्टी ने लाया। अगर ईवीएम ही अगर तो नहीं, ईवीएम का मुद्दा उनका थोड़ी है भाई, वो तो वोट चोरी का मुद्दा। वही तो कह रहा हूँ, वोट चोरी का मुद्दा क्यों उठा रहा है जब ईवीएम में ही वोट चोरी हो रहा है इसलिए वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, वोट चोरी हो नहीं रहा है, ईवीएम से वोट में गड़बड़ी होती है। नहीं, वोटर लिस्ट से हो रही है। जैसे अभी कई आप हमारे सीनियर जो पत्रकार हैं आप लोग देखे होंगे, अजित अंजुम जी, तो वो बोल रहे हैं कि कई जिंदा लोगों को मरे हुए घोषित कर दिए हैं। चुनाव आयोग के ऊपर कई आरोप उन्होंने लगाया। तो यहाँ पे वोटर जो लिस्ट है, वोटर जो लिस्ट है उसमें गड़बड़ी पाई गई है। वो अपना राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। राजनीतिक जो क्षेत्र होता है वो पता नहीं चलता है ना। और नीति है उसको भी हम लोग पता नहीं पाते हैं। और 2 राजनीति होता है, एक राज करने का नीति होता है, एक छुपाने का नीति होता है। तो ये राजनीति में होते रहता है। वो लोग राजनीति करने वाले लोग हैं और हम लोग हमारे समाज को जगाने वाले लोग हैं। अब जगा रहे हैं, बिल्कुल जगा रहे हैं, जगा के जोड़ेंगे। और जो सच्चाई है उसको हम लोग हमारे समाज में जागृति करके हम लोग जो जितने भी समाज जाग जाएगा तो उसका स्वरूप कैसा होगा? डायरेक्ट व्यवस्था जो अगर उनके हाथ में है वो डायरेक्ट परिवर्तन हो जाएगा। आप लोगों के हाथ में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा।
फिर हम लोग जो साहू फुले अंबेडकर की जो विचारधारा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर न्याय पर आधारित संविधान में जो हमारा हक अधिकार है, उसके तहत हम लोग समान रूप से इस देश को चलाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग पूरे भारत भर में 365 दिन, ये पूरे जिले स्तर में होता है, राज्य स्तर में होता है, राष्ट्रीय स्तर में होता है, ये तमाम प्रकार के जो हमारे 90 प्रकार का संगठन है, वो 365 दिन जिले से लेकर के राष्ट्रीय स्तर में कार्यक्रम हमारे लोगों को लिए जगाने के लिए करते रहता है। इसका जो परिणाम है अभी कांग्रेस और बीजेपी को आने वाला समय में भुगतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में किसानों को खाद बड़े मुश्किल से मिल पा रहा है, इसके लिए क्या प्रयत्न है? वही है ना, अब खाद इसलिए बड़ा मुश्किल से मिल पा रहा है क्योंकि उसको जीतना ईवीएम से है। अगर किसान से जीतना रहता तो उसको खाद दिया जाता, उसका जितना जो आप लोगों ने कोई प्रयास कर रहे हैं कि नहीं उनको देय करने के लिए किसानों के? हम जितना भी प्रयास करें, कर्मचारी आंदोलन में है, किसान आंदोलन में है, विद्यार्थी आंदोलन में है, बेरोजगार आंदोलन में है, यहाँ तक आप जैसे जो न्यूज़ वाले हैं आपके साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, ये तमाम सोशल मीडिया में दिख रहा है। तो सारे लोग परेशान हैं। तो अगर सारे लोग परेशान हैं तो वो क्या कारण है जो कि किसी का समस्या को नहीं सुन रहा है? कोई ना कोई उसके पास हथियार है, कोई ना कोई उसके पास पावर है ताकि वो दोबारा सत्ता में। तो कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी का मामला, वोट चोरी करके छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार बना है, ये तो आरोप कांग्रेस वाले भी लगा। नहीं तो वो तो देखिए, अब क्या है आपको क्लियर रूप से बता दूं, 10-10 साल का दोनों का एग्रीमेंट हुआ था। तो 15 साल कैसे हो गया? ये 15 साल जबरदस्ती ये लोग 15 साल 5 साल और एक्स्ट्रा ये लोग राज करने के लिए लोग मतलब सत्ता चलाने के लिए उनके साथ जो समझौता हुआ है उसको धोखा किए। तो उनको अभी दिक्कतें आ रही है, इसलिए दोनों में ये जो क्रिया प्रतिक्रिया वाला क्या बोलते हैं उसको, आरोप प्रति आरोप, ये लोग दोनों आपस में लगा रहे हैं। वो समाज को गुमराह करने के लिए है और इसमें हमको तो कुछ दिखाई नहीं देता है। हमको जो दिखाई देता है यही सही है, स्पष्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे भारत मुक्ति मोर्चा के सीनियर कार्यकर्ता हमारे बीच में थे और काफ़ी गर्मजोशी से इन्होंने अपनी बातें रखी। संभवतः अभी तक हमने सुनील खलखो जी, रूपनारायण एक्का जी और दिनेश भगत जी का इंटरव्यू आप लोगों को रूबरू कराए थे और एक साथ हमारे साथ जो है 4 कार्यकर्ताओं का हमने इंटरव्यू किया, जो सीनियर कार्यकर्ता। एक बात बोलना चाहूँगा, आज ये जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जो सड़कों पे है ना, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो 2 बार भारत बंद किया गया, उसके नतीजा है। जाति आधारित जनगणना पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने रोक लगाया था, कांग्रेस के थे ना। अब आज वही कांग्रेस के लोग संसद में बोल रहे हैं कि हम जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी ये आपके हमारे आंदोलन का नतीजा है। जिन्होंने रोक लगाया जाति आधारित जनगणना को, कचरे के डिब्बे में डाला कालेलकर कमीशन को, वही आदमी फिर आज आंदोलन कर रहा है कि नहीं हम ओबीसी का जाति आधारित जनगणना। तो लालू यादव तो पहले से ही कहते आ रहे हैं जातिगत जनगणना होना चाहिए। लालू यादव तो मंडल की लड़ाई लड़े हैं, मगर अभी उनका आज वे भी, उनके जो सुपुत्र हैं वे भी तो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव को देखिए, कहीं उनके जो ब्राह्मण सलाहकार रहते हैं उनके गड़बड़ी की वजह से है, तो उनको बहुजनों का मुद्दा उठाना चाहिए। अभी जो वो लोग बोल रहे हैं कि वोट चोरी, अरे तो स्पष्ट क्यों नहीं बोल रहे हो कि ईवीएम से वोट चोरी होता है? साफ बोलना चाहिए कि ईवीएम से वोट चोरी होता है, लेकिन क्यों नहीं बोले? मैंने उनके ही पूर्वजों ने तो ईवीएम लेकर, मैंने विनय सिल जी का इंटरव्यू किया था, जो कुनकुरी के ब्लॉक मतलब जो कुनकुरी के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने क्वेश्चन डायरेक्टली उनको किया था कि भारत मुक्ति मोर्चा के लोग कह रहे हैं कि जो भारत के जनता को बरगला रहे हैं राहुल गांधी जी ईवीएम का मुद्दा हटा करके वोट चोरी का मुद्दा लेकर के। तो उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग के ऊपर, पूरी चुनाव व्यवस्था के ऊपर हमने कटाक्ष किया है कि इसकी हर एक नीति जो है गलत है, ऐसे करके उन्होंने कहा है। तो उसमें ईवीएम भी शामिल है, उनके कहने का तात्पर्य है। वो केवल बोल रहे हैं, अगर ईवीएम हटाने का उनका इरादा होता ना तो ये वोट चोरी का बहाना का बात ना करते, स्पष्ट बात करते कि ईवीएम को हटाना चाहिए और हमारे पुरखे लोगों ने ही लाया है और उसको हटा देते। अभी तो इतना दबाव बन गया है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो ट्रम्प है, उन्होंने बयान दिया हुआ है कि ईवीएम को बैन करना चाहिए, और अपने देश में वो बैन करने वाले। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये जाबाज कार्यकर्ता हमारे बीच थे। इसी तरीके से और भी कार्यकर्ताओं की इंटरव्यू हम करते रहेंगे और समाज सेवी लोगों के इंटरव्यू करते रहेंगे। इसी तरीके से हमारे इस चैनल में बने रहे। अगर मेरा कार्य आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के बीच में, आदिवासी समाज के बीच में, ताकि उनकी आवाज़ में बुलंद कर सकूं। धन्यवाद।